Hello, Assalamu alaikum class. So today we are gonna do chapter 8 on sale. मैं इसके पर आपको ये बता दूं क्योंकि हम ये सारे ही चीजें पहले कर चुके हैं। इस ऑलमोस्ट यहाँ पर जितनी कंडीशंस इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं वो पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं इनकी बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जस्ट इन केस आपको कुछ मुझसे पूछना है, यू कैन आस्क मी। सो अगर कोई और क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो यू कैन जस्ट ब्रिंग इट अप। सो सिंपली मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि जो जो चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज अबाउट सेल। सेल को हम बई कहते हैं। बई इज कॉमनली डिफाइंड इन शरिया एज द एक्सचेंज ऑफ थिंग ऑफ वैल्यू बाय अनदर थिंग ऑफ वैल्यू विद म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। कि एक वैल्यूएबल चीज को दूसरी वैल्यूएबल चीज के साथ एक्सचेंज किया जाए विद म्यूचुअल कंसेंट। फॉर एग्जांपल द सेल ऑफ अ कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर कैश, बिकॉज कमोडिटी भी वैल्यूएबल है और कैश भी वैल्यूएबल है। वैलिड सेल या बई सही क्या होती है कि एक सही या वैलिड सेल क्या होगी। अ सेल बिकम्स वैलिड इफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट अलोंग विद ऑल अदर नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो चार एलिमेंट्स हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 7 में डिस्कस किए थे, ये चार एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो सेल वैलिड होगी। और इसके साथ जो नेसेसरी कंडीशंस इन सब के साथ सेट की गई हैं, ये जैसे कि यहाँ आगे डायग्राम में आपको बताया भी गया है, ये सारी बेसिकली वही कंडीशंस जो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम अक्द कहते हैं, द सब्जेक्ट मैटर जिसे मबी कहते हैं, द प्राइस, द तमान एंड द पोजेशन और डिलीवरी दैट इज कॉल्ड द कब्जा। तो ये चार एस्पेक्ट्स हैं। इन्हीं की डिटेल ये जो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस की थी वही यहाँ पर इस डायग्राम में दी गई है। नाउ व्हाट इज अ वॉइड या नॉन एग्जिस्टिंग सेल बाई बातिल, जो कि वॉइड हो चुकी है सेल। सेल विल बी वॉइड इफ एनी वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो कि पिछले चैप्टर में हमने थॉरोली डिस्कस की है, ऑफर एक्सेप्टेंस की या कंडीशंस ऑफ बायर और सेलर की या सब्जेक्ट मैटर की या प्राइस में से कोई भी कंडीशन अगर मेट नहीं होगी तो सेल वैलिड नहीं होगी, सेल इनवैलिड हो जाएगी, वो वॉइड हो जाएगी। In a void sale, the buyer does not have the title to the subject matter and the seller does not have the title to the price. That means के buyer सामान नहीं रख सकता और seller जो है वो अपने पास उसकी कीमत नहीं रख सकता। Then comes in the existing sale but void due to defect, ठीक है। मतलब सेल तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो void हो गई है ड्यू टू अ डिफेक्ट, जिसे हम बाई फासिद कहते हैं। सेल विल एग्जिस्ट बट विल बी वॉइड ड्यू टू डिफेक्ट इफ द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी 1.3 के अंदर दी गई थी कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर की कंडीशंस जो थी 2.6 से 2.7 के अंदर, एंड कंडीशंस ऑफ प्राइस 3.1 से 3.2 के अंदर आर नॉट कंपाइल्ड विद। अगर इनके साथ कंप्लाइड नहीं किया गया तो ये जो है सेल वैलिड नहीं रहेगी, ये वॉइड हो जाएगी। However, if the defect is rectified, यानी कि जो कोई गलती हुई है उसको ठीक कर लिया जाता है, the sale becomes valid, ठीक है। अगर कोई गलती हो गई थी, सेल क्योंकि ठीक थी, सेल के अंदर कोई इशू नहीं था, तो वो जो एक गलती हो गई है उस गलती को ठीक कर लिया जाए और तो सेल वैलिड हो जाएगी। इन अ फासिद सेल द बायर शुड नॉट पोजेस द सब्जेक्ट मैटर। तो अगर कोई सेल फासिद है जिसके अंदर कोई गलती रह गई है, इन कंडीशन से किसी कंडीशन को पूरा नहीं किया गया, तो जो बायर है उसे अपने पास वो सामान नहीं रखना चाहिए। इफ पोजेस्ड विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, के सेलर की इजाजत है और इसलिए आपने रखा हुआ है, टाइटल एंड ओनरशिप विल पास टू द बायर बट यूजेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विल बी इम्परमिसेबल। तो टाइटल और उसकी जो वो है पोजेशन है वो तो बायर के पास आ गई, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो जो गुड्स हैं वो उसे वापस ही देने होंगे टू द सेलर। अब एक और टाइप की सेल होती है जिसे हम कहते हैं वैलिड बट डिसलाइक्ड सेल, जिसे हम कहते हैं बाय मकरूह, ठीक है। ये ऐसी सेल है जो कि है तो वैलिड, इसमें सारी कंडीशंस भी पूरी हुई हैं, ऊपर जो चारों हमने डिस्कस की थी उसके अंदर की सब कंडीशंस भी सारी पूरी हो गई हैं, लेकिन ये ऐसी सेल है जो कि पसंद नहीं की गई। वो ऐसी उसके अंदर रीजन रह गई कि पसंद नहीं की गई। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि जुमे के वक्त अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की तो उस टाइम पे ये है कि उस टाइम पे सेल नहीं करनी चाहिए, उस टाइम पे जुमा पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो जुमा अजान अगर हो गई है तो जुमा पढ़ने जाने की वजह सेल की तो वो बाय मकरू के अंदर चली जाती है कि इस वक्त अब सेल नहीं करनी चाहिए थी, सेल रोक देनी चाहिए थी, जुमा पढ़ के उसके बाद सेल करनी चाहिए थी। So a sale will be void but makruh when the transaction is complete and one gets possession of the goods but is disliked. For example, sale after Juma Azan, sale after hoarding, or where a third party intervenes to buy something which was under negotiation of sale between two other parties.
सो होर्डिंग किया आपने, सामान पहले होर्ड किया, उसकी प्राइस इन्फ्लेट की और उसको बेचा, तो वो भी अगेन सेल बाय मकरू हो जाएगी। और फिर किसी थर्ड पार्टी ने वो चीज खरीद ली जो कि दो पार्टीज ऑलरेडी नेगोशिएट करी थी उनके ऊपर कोई अपनी सेल परचेज, तो उसको भी मकरू कहा गया है। लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल। अब ये क्योंकि लास्ट चैप्टर में नहीं हुए थे, इनको मैं जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। ये जो कॉमन टाइप्स ऑफ सेल हैं उनमें से एक है बाय मुसव्वमा। ठीक है, दिस रेफर्स टू नॉर्मल सेल इन विच द कॉस्ट प्राइस इज नॉट नोन बाय द बायर। ठीक है, ये वो सेल है जिसके अंदर आप ये नहीं बताते कि मैंने माल कितने का खरीदा, आप बस एक प्राइस कोट करते हैं कि मैं इतने में बेचूंगा और वो बेच देते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाय मुसव्वमा। देन कम्स इन बाय मुराबहा। अच्छा, बाय मुराबहा के अंदर आप ये करते हैं कि आप उसको डिस्क्लोज करते हैं कि जी ये मैंने खर्चा किया, इतने में मैं खरीद के लाया, ये मेरा इसके ऊपर खर्चा हुआ है और ये इतना मैं इसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूं। तो जिसके अंदर बायर को प्राइस के अंदर जो कॉस्ट है और प्रॉफिट है वो डिस्क्लोज कर दिया जाता है, वो बाय मुराबहा होता है। इट रेफर्स टू अ सेल इन विच द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द प्रॉफिट अमाउंट इज नोन टू द बायर। देन कम्स इन बाय मुकैयदा। ये यूजुअली बार्टर सेल के लिए कहा जाता है, बाय मुकैयदा के एक चीज दूसरी चीज के अगेंस्ट एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, इसमें करेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, एक चीज को देंगे दूसरी चीज ले लेंगे, इसे कहेंगे बाय मुकैयदा। देन कम्स इन बाय सर्फ। ये यूजुअली यूजेबल चीजें जैसे कि गोल्ड सिल्वर और करेंसी वगैरह जिसके थ्रू आप दूसरी चीजें परचेज कर सकते हैं, बेसिकली करेंसी टाइप की चीजें या करेंसी के अगेंस्ट यूज की जाने वाली चीजें, जैसे कि गोल्ड को भी आप करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं, सिल्वर को भी, और करेंसी तो बाय इटसेल्फ करेंसी ही यूज हो सकती है। तो इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड करेंसी। तो ये ऐसी चीजें जिनको यूज करके और चीजें खरीदी जा सकती हैं या जो वैल्यू या करेंसी की तरह यूज होती है, उनको बाय सर्फ के अंदर ट्रेड किया जाता है। वो सेल जो होगी बाय सर्फ कहलाएगी, जो गोल्ड की सिल्वर की या करेंसी की सेल होगी। देन कम्स इन बाय सलम। ठीक है, अब बाय सलम और बाय इस्तिस्ना ये मैं आपको बाद में डिटेल में भी करवाऊंगा, ये आगे चैप्टर आएंगे इसके अंदर, दोनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बेसिकली बाय सलम के अंदर इट इज अ सेल जिसके अंदर फुल पेमेंट एडवांस हो जाती है एट द स्पॉट, जबकि डिलीवरी जो होती है सामान की वो एक फ्यूचर डेट के अंदर होती है। ठीक है ना, सो इट्स काइंड ऑफ अ सेल इन विच फुल पेमेंट इज इन एडवांस स्पॉट व्हाइल द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज डेफर टू अ फ्यूचर डेट। ठीक है, तो इसके अंदर की अभी फुल पेमेंट कर दी और सामान बाद में आएगा। जबकि बाई इस्तिस्ना के अंदर यह है कि एक सेल हो गई है जिसके अंदर एक कमोडिटी जो है वो सेल कर दी गई है, जो कि अभी तक बनाई ही नहीं गई, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या अभी उग रही है या बनाई जा रही है, या बेसिकली जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, जिसको बनाया जा रहा है। सो या बनाई ही नहीं गई अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, अभी सेल हो गई है। सो इसके अंदर बेसिकली जो है कि मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर, या जैसे कि बाय इस्तिस्ना इसको भी ले सकते हैं। आई थिंक बाय इस्तिस्ना के अंदर जो टेलर को आप कपड़े देते कि सी के दे, तो उसने कोई इनिशिएट तो नहीं किया ना, प्रोडक्ट बंद तो नहीं किया, लेकिन उसको आप अगर पैसे एडवांस में दे दें तो दिए भी जा सकते हैं और बाद में दें तो भी दिए जा सकते हैं। इसमें आई थिंक इसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई विल चेक दिस एंड लेट यू नो। मुझे भूल रहा है, लेकिन बेसिकली ये किसी चीज को बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर होता है कि मेरे लिए ये चीज बनाकर मुझे दो। ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले कहा था कि हमें ये ट्रांजैक्शन के अंदर इस तरह से डेफर नहीं कर सकते, तो ये डेफर के दो ऑप्शन है, इसके अंदर आगे कंडीशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा डेफर कोई नहीं कर सकते आप। देन कम्स इन बाय मॉड्यूल। ठीक है, बाय मॉड्यूल को अगर आप देख लें तो ये बाय सलम का बेसिकली ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। इसके अंदर होता यह है कि आप जो गुड्स हैं उनको फॉरेन डिलीवर कर देते हैं जो परचेज किए गए हैं, और देते हैं कि ये लो जी, ये गुड्स मेरी तरफ से ले लें, और पेमेंट जो है वो डेफर हो जाती है कि फ्यूचर डेट के अंदर, पेमेंट मैं यार एक महीने के एंड पे दूंगा, अगले महीने के शुरू में दूंगा, या जो भी कोई डेट तय हो जाती है कि इस डेट को पेमेंट की जाएगी। So bimodal refers to a sale in which the delivery of goods is at the spot while payment of price is deferred to a future date. हाँ, इसके अंदर एक और चीज, कॉस्ट इज अननोन इन बाय मॉड्यूल। हाँ, इसके अंदर कॉस्ट बताना जो है वो जरूरी नहीं होता, तो कॉस्ट इज अननोन कि कितने की है खरीदी गई होंगी चीजें। ठीक है, देन बाय तौलिया। बाय तौलिया बेसिकली ये है कि आप ब्रेक इवन के ऊपर सेल कर दें, बल्कि आई थिंक इसके अंदर ब्रेक इवन भी शायद ना हो, क्योंकि रनिंग के कॉस्ट वगैरह तो हमने नहीं देखी, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ये कि जितने की खरीदी उतने में बेच दें। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदी उतने में ही बेच दें, कॉस्ट प्राइस पे बेच दें। सो इट्स द टाइप ऑफ सेल वेयर द सेल प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स। बाई वदिया। ओके, बाई वदिया इसके अंदर ये होता है कि आपने जितने की खरीदी है वो उससे भी कम के अंदर बेच दें। ठीक है, तो कभी यानी कि कोई चीज अगर आपको मजबूरन बेचनी पड़ दे, या
वैसे शॉप के ऊपर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपने, क्योंकि ये एक अक्सर पॉलिसी होती है कई दुकानों पे कुछ चीजें सस्ती बेची जाती हैं, क्योंकि जो जनरल रनिंग आइटम्स होते हैं ना उनको जरा सस्ता बेचा जाता है कि डेली टू डे के ब्रेड श्रेड ये अंडे वगैरह ये चीजें सस्ती बेची जाएंगी, क्योंकि जब लोग देंगे यार यहाँ सस्ती मिलती है तो वो बाकी चीजें भी वहां से खरीदेंगे, तो बाकी चीजों के अंदर से वो अपना मार्जिन फिर अर्न कर लेते हैं। तो या इस तरह से कोई चीज आपके पास ऐसी है कि जो अब आपके काम की नहीं है या बिक नहीं रही, तो अब आप चाहते हैं कि बस इससे मैं जान छोड़ूं, जो मेरे पैसे फंसे हैं वो निकालूं, तो उसको आप अपनी कॉस्ट प्राइस से भी कम पे बेच देते हैं, उसे हम कहते हैं बाय वादिया। इट इज द टाइप ऑफ सेल वेयर द सेल प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज, प्रोहिबिटेड सेल ट्रांजैक्शन। सम ऑफ द मेजर टाइप्स जो सेल ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट करने के लिए जो प्रोहिबिट कर देती हैं जो शरिया के अंदर है, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये सेल ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर वन, शॉर्ट सेलिंग। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं। तो कब्लज कब्जा, सेल बिफोर पोजेशन, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग इसको हम कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेल। ये बेसिकली होता है कि आपने चीज बेच दी और बाद में आपके पोजेशन के अंदर आई, ठीक है ना, तो ये चीज आप नहीं कर सकते, या बाद में आपने जाके खरीदी तो इस वक्त आपकी पोजीशन में नहीं हो और आपने चीज आगे बेच दी, ठीक है। बेसिकली जो आजकल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो शॉर्ट सेल हो रही होती है उसको हम इसी कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। It is the type of sale where the subject matter is sold by the seller without getting its possession. This is prohibited as per the following hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. However, purchase food stuff should not sell it until he takes its possession. ये बुखारी शरीफ की हदीस है। शॉर्ट सेलिंग इन करेंसी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स के अंदर इन द करंट वर्ल्ड सिनेरियो जो है ये इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, ठीक है ना। नाउ द सेल ऑफ डेट, ओके, सो बैयदाइन, ओके। ये होता ही है कि अक्सर हम ना डेट को सेल कर, ये कॉमन प्रैक्टिस है मार्केट में कि आपने किसी का कोई किसी से कोई पैसे लेने हैं तो आपके पास उसका जो है लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेकिन अब आप जाते हैं और जाकर किसी और से कहते हैं कि जी मुझे थोड़े कम पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई और ये पैसे तुम मुझसे रिसीव कर लेना। तो ये सेल अलाउड नहीं है इस्लाम में इन एनी वे, क्योंकि ये मनी की सेल हो जाएगी, क्योंकि पैसे रिसीवेबल हैं। तो उसकी सेल के अंदर एक तो ये कि जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये चीज कंडीशन पूरी नहीं होती, क्योंकि डेफिनेट नहीं है ना अगला बंदा फ्रॉड करके छोड़ जाए, ठीक है, डिफॉल्ट कर जाए। इसी तरह से दूसरी इसके अंदर ये बात जो आ जाती है कि करेंसी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रही है तो अब इक्वल हो सकती है, कम पे नहीं हो सकती, डिफरेंस नहीं आ सकता, वो इंटरेस्ट बन जाएगा। सो डेट को है आप सेल नहीं कर सकते। Dain means debt and buy means sale. So buy a dain therefore connotes that the sale of debt. If a person has a debt receivable from a person and he wants to sell it at a discount, a normal happening in the bill of exchange. Bill of exchange के अंदर इस तरह से हो जाती है. It is termed in the Sharia as buy a dain. The traditional Muslim jurists fuqaha are unanimous on the point that buy a dain is not allowed in the Sharia. In fact, the prohibition of bayyat dain is a logical consequence of the prohibition of riba or interest. A debt receivable in monetary terms corresponds to money, and every transaction where money is exchanged from the same denomination of money, the price must be at par value. Similarly, debt cannot be traded at fair value since it indicates a greater degree of गरर, ठीक है। अब इसमें गरर का मामला आ जाता है। अब गरर हमने पहले डिस्कस किया था कि एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, as the party to whom the debt is sold is not certain about the delivery of currency since the original debtor may default. Therefore, debt cannot be sold. However, it can only be assigned at face value and with resource. Okay? For example, the assigner of debt will be liable to fulfill its obligations even if the original debtor defaults in paying its obligations. ठीक है ना। सिमिलरली एक और चीज जो अब अलाउड नहीं है, जो नहीं अलाउड जिस तरह की सेल, वो है बय अल काली बय बिल काली, ठीक है। सो बय अल काली बिल काली, it is referred to as a sale transaction where both the subject matter and price are deferred after the execution of the sale contract. ये अपने लास्ट भी मैंने डिस्कस किया था कि एक चीज तो डेफर कर सकते हैं, या तो कमोडिटी की डिलीवरी कुछ अरसे बाद होगी या फिर उसकी प्राइस की डिलीवरी जो उसकी पेमेंट है वो कुछ अरसे बाद की जाएगी। एक चीज डेफर की जा सकती है, दोनों डेफर करेंगे तो ये सेल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता।
आप सिर्फ एक चीज डेफर कर सकते हैं, अगर दोनों डेफर करेंगे तो फिर आप इस वक्त सेल नहीं कर सकते। फिर जब दोबारा वो टाइम आएगा उस टाइम पे आके नया सेल का एग्रीमेंट होगा कि जी कितने में बेचोगे, इतने में बेचूंगा, ये लो जी ये ट्रांजेक्शन हो गई। इस वक्त ये तय नहीं कर सकते कि इतने में मुझे इतने अरसे बाद ये चीज बेचोगे, ये अभी तय नहीं किया जा सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैल्यू यही इसमें है, बाय अल काली बिल काली, दैट मीन्स के प्राइस भी डेफर कर दी जाए और कमोडिटी को भी डेफर, उसका एक्सचेंज भी डेफर कर दिया जाए, तो ये अलाउड नहीं है। दिस टाइप ऑफ सेल इज नॉट अलाउड इन since either price or delivery of the subject matter can't be deferred at a time, but both these elements cannot be deferred in a single sale transaction. It should be noted that this ruling is restricted to the condition that both price and the sold commodity are fungible. अब fungible का क्या मतलब है? They can be replaced with an exact replica if they are destroyed. क्योंकि जब कुछ चीज एग्जैक्ट रेप्लिका उसका हो सकता है, उससे वो चेंज की जा सकती है चीज भी और पैसे भी जिसके साथ खरीदना है, तो फिर देयर इज नो इशू अबाउट दिस। बैल इन्ना या बाय बैक का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बाय बैक की परमिशन नहीं है क्योंकि बाय बैक में यूजुअली इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ, ये जो आगे दी हुई है, तो इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये बेसिकली होता ही है कि आप अपनी चीज बेच देते हैं और उसको फिर मतलब एक क्रेडिट पे बेच देते हैं एक बंदे को, और फिर उससे वापस कम प्राइस के पर खरीद लेते हैं। The contract of sale where a person sells an asset on credit and then buys back at a lesser price for cash, हाँ और बायबैक कैश के ऊपर करते हैं। This transaction is prohibited since it creates a backdoor for earning profit over a loan transaction. इसकी एग्जांपल अब ये है कि A से asks for a loan of $10 from B, A ने B से $10 का लोन मांगा, B instead asks to के B उसको कहता है कि जी इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट तो तुमसे नहीं लेता, लेकिन बी उसको कहता है कि मैं तुम्हें ये एक चीज बेच रहा हूँ, ये $12 की है और ये उधार तुम्हें मैं दे रहा हूँ, और फिर बी उससे वो चीज वापस $10 में खरीद लेता है और $10 इस तरह उसको चले जाते हैं। अब इस तरह $2 बेसिकली उसने $12 बी को देने हैं जो क्रेडिट की सेल हुई थी। सो ये जो $2 है ये बेसिकली उसका वो बन जाएगा इंटरेस्ट। चलिए इसके साथ आज हम चैप्टर 9 के अंदर ये जो 5 खयार्स हैं इसको भी एक बार डिस्कस कर लें। बेसिकली खयार रेफर्स टू दी ऑप्शन, ये बायर या सेलर को या दोनों को कोई ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में या सेल के अंदर के वो कुछ चीजों को चेक कर सकते हैं, कुछ चीजें वापस कर सकते हैं, किस कंडीशन के ऊपर कर सकते हैं, तो वो 5 खयार्स हैं जो कि अलाउड हैं, ठीक है। तो पहला ख्यार है ख्यार शर्त, ऑप्शनल कंडीशन। सो ये ऐसा है कि जैसे कि आप ये कह देते हैं ना कि यार ये चीज ले जाएं आप, 3-4 दिन देख लें, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है रख लें, अगर नहीं पसंद आती तो वापस कर दें। बायर और सेलर दोनों एक दूसरे दे सकते हैं कि जी अगर बायर का करते और सेलर ये कहते हैं कि जी ठीक है मैं आपके बेच तो रहा हूँ लेकिन मैं 2-4 दिन देखूंगा, अगर मुझे लगा कि मुझे ये आपको नहीं बेचनी चाहिए तो मैं आपसे वापस ले लूंगा। दोनों कर सकते हैं। यूजुअली बायर करता है कि जी ठीक है 3-4 दिन में देखता हूँ, अगर मुझे पसंद आई तो रखूंगा वरना मैं वापस कर दूंगा। तो इस तरह की ये जो है शर्त ऑप्शनल अंदर ऐड कर दी जाती है, इसे कहते हैं ख्यार शर्त, ऑप्शनल कंडीशन। So at the time of sale, the buyer or seller can put a condition that either party has an option to rescind the sale within a specified number of days. 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी डेज उनके तय हो जाए आपस में। This option is called खयार शर्त, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेज इज नेसेसरी फॉर दिस खयार, ठीक है ना, कि ये नहीं कि अपनी मर्जी से ही 10वें दिन आ गया। डेज पहले स्पेसिफाई होंगे कि जी हफ्ता देना है, 10 दिन के अंदर देने हैं वापस, 15 दिन में देने हैं। Within this period, either party has the right to rescind या transmit the sale without any reason, ठीक है। कोई रीजन दिए बगैर इस टाइम पीरियड के अंदर वो rescind भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं इस ट्रांजैक्शन को, ठीक है। जैसे अक्सर आपके पास आजकल ये होता है कि जो आप किसी शॉप से चीजें खरीदते हो तो उसकी स्लिप के ऊपर लिखा होता है कि इतने दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो रिटर्न नहीं होता, वो बेसिकली एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर तो रिटर्न की ऑप्शन भी इस्लाम के अंदर है कि रिटर्न कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन। So if the buyer puts the condition, it is called khayar mushtari, के option of the buyer, and when put by the seller, it is called the khayar bai, option of the seller. This khayar is non transferable to the heirs. तो ये एक और चीज कि जी अगर बंदे को कुछ हो जाए इस दौरान तो उसके बच्चे इस ख्यार को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ वो जिसको ये ऑप्शन मिली थी वो ही इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उसके हेयर्स इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। देन कम्स इन ख्यार रोयत।
या बेसिकली इंस्पेक्ट या उसको चेक करने की ऑप्शन, ठीक है। तो ख्यार रुयत का मतलब होता है ऑप्शन ऑफ इंस्पेक्टिंग गुड्स, के चीजों को चेक कर लिया जब जब वो रिसीव हो। तो बेसिकली ये है कि जी सामान आपने चेक नहीं किया, उसके बगैर आपने ऑर्डर दे दिया, जब सामान आपके पास है आप उसको चेक करते हैं, तो उसमें अगर आपको कोई कमी बेशी लगती है या ऐसी चीज लगती है कि जी ये सही नहीं है, तो आप वो सामान वापस कर सकते हैं। ये लिखा होना जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या तय होना जरूरी नहीं है, अगर सामान वैसा नहीं निकला तो आप वापस कर सकते हैं। ये होगा ख्यार रुयत। Here the goods can be returned after inspection if they are not up to the specification। मतलब जो चीज आपने कही, मतलब कि उससे अगर डिफरेंट है, उससे कोई फर्क इतना आ गया था कि पता चलता है हाँ नहीं फर्क है, इसके अंदर क्वालिटी में कोई फर्क है, जो चीज मैंने मांगी थी वो चीज नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन वैसी नहीं है, तो आप वापस कर देंगे। दिस अप्लाइज ऑटोमेटिकली टू द ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हर कॉन्ट्रैक्ट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, ये नहीं कि ये अंदर बात तय होगी, ये हर कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होगा बात ये। फॉर एग्जाम्पल, ए बाइज मशीनरी फ्रॉम बी विदाउट सीइंग इट, ठीक है, उसने देखे बगैर खरीद ली। ए हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द मशीनरी आफ्टर इंस्पेक्शन, अगर उसके अंदर उसको कोई कमी मेजर मिलती है स्पेसिफिकेशन में, कि जी लेट्स सपोज कि इसके अंदर इतने ये प्रोसेसर होगा, उसकी जगह कम लग गया, तो फिर वो वापस कर सकता है। इस तरह से कोई चीज भी, कोई पार्ट है इस तरह नहीं है, तो वो वापस कर सकता है। खयार ऐब मतलब कोई डिफेक्ट निकला है प्रोडक्ट के अंदर की, तो वो नहीं चल रहा, खराब है, कोई मतलब डब्बा खोला अंदर से चीज टूटी भी निकल आई, तो अब ये खयार ऐब है, क्योंकि उसको देखे बगैर लिया गया, तो उसमें ऐब निकल आया है, तो उसको वापस किया जाएगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफॉल्ट से होगा। Where the goods can be returned if found defective, it is the responsibility of the seller to supply the goods free of defect और point out the defect to the buyer। हाँ एक चीज है कि अगर वो डिफेक्ट पहले पॉइंट आउट कर दे, ठीक है ना, वो पहले बताएगा कि ये डिफेक्ट है मेरे प्रोडक्ट के अंदर, अदरवाइज वापस किया जा सकता है। द सेलर इज नॉट अलाउड टू हाइड द डिफेक्ट ऑफ द गुड्स बिकॉज इट कंस्टिट्यूट्स अ फ्रॉड। अगर वो डिफेक्ट हाइड करेगा तो वो फ्रॉड कहलाएगा। इन वन ऑफ द हदीस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हैज स्टेटेड, he is not amongst us who indulges in fraud। इसलिए the buyer has the right to return the good in case the presence of a deficiency is considered a defect in the market practice and which depreciates the value of the good। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर वो वापस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ए बाइज बैटरीज फ्रॉम बी, अगर वो बैटरीज नहीं चलती या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है, तो ही कैन रिटर्न दोज, अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो। इसी तरह से ख्यार वस्फ, द ऑप्शन ऑफ क्वालिटी। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस तरह हो सकता है कि जी एक पर्टिकुलर चीज आपको बेचते हुए कहेगी कि इसके अंदर ये खासियत है, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें तो ये फीचर है ही नहीं, तो उस प्रोडक्ट में जब वो फीचर ही नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है, तो फिर वो वापस किया जा सकता है। So this option is available when the seller sells the goods by specifying a certain quality which is absent in the goods। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बाइज अ कार फ्रॉम बी हु हैज स्पेसिफाइड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन द कार, हाउएवर व्हेन ए यूजेस द कार ही फाइंड्स द ट्रांसमिशन टू बी मैनुअल, therefore he has the right to return the car to B in the absence of that specific quality। इसी तरह से ख्यार गबन, ठीक है, द ऑप्शन ऑफ प्राइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इस्लामिक प्रिंसिपल है। बेसिकली यू कैन नॉट सेल समथिंग फॉर अ वेरी हाई प्राइस। एक बंदा उसको चीज का नहीं पता ना कि ये चीज मार्केट में कितने की मिलती है, उसको मार्केट प्राइस का नहीं पता, वो आपके पास खरीदने आ गया, आपको पता चल गया कि इसको मार्केट प्राइस का नहीं पता, आपने मार्केट से डबल ट्रिपल जो रेट दिल किया उससे ले लिया, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। अगर ऐसा होगा और उस बंदे को पता चल जाए, वो आके आपको चीज वापस दे, तो आपके लिए वापस लेना वाजिब हो जाता है। ये मैंने एक जगह तो ये सुना था कि वाजिब है, अदरवाइज एटलीस्ट ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप वो वापस ले लें। ठीक है ना, अगर मार्केट से कोई इसको ये कह दे ना, जिसके ऊपर इसके ऊपर जो कंडीशन जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि कोई उसको ये बता दे कि तुम्हें तो उसने लूट लिया, इतनी महंगी बेच दी, उसे पता चलेगा मुझे बहुत महंगी बेच दी, मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी हल्की सी उसके महंगी कर दी, 10-20 रुपए, अच्छी खासी महंगी कर दी, डबल कर दी, उससे ज्यादा कर दी प्राइस उसने, तो इसे कहते हैं ख्यार गब्न, ऑप्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, जिसके अंदर वेयर द सेलर सेल्स द गुड एट अ प्राइस, ये भी बाय डिफॉल्ट होता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, which is far more expensive than the market price and the market price is not known to the buyer। A buyer has the right to return it to the seller। For example, a Parker pen is sold, पार्कर का पेन अगर वो एक बी को बेचते थे 500 रुपए का, जबकि ए को बी को पता चलता है कि ये पेन मार्केट में 200 या 250 का मिल रहा है, तो इन दिस केस बी के पास ऑप्शन है कि बी वो वापस कर दे उसको। ओके, नाउ इकाला,
द रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे किया जाएगा. वेयर द पार्टीज फ्रीली कंसेंट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ईच पार्टी विल गिव बैक द कंडीशन the consideration received by it at the time of the execution of the contract. So basically ये दोनों पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट कह देंगे, हम ये एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, जो चीज मतलब जो चीज ली गई थी वो वापस कर दी जाए, उसके जो कैश दिया गया था वो वापस कर दिया जाएगा. नीदर द बायर नॉर द सेलर हैज द सोल राइट, किसी एक के पास राइट नहीं है टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. आफ्टर द बायर वांट्स टू, often the buyer wants to rescind the contract after buying goods. In this case it is necessary that he gets the consent of the seller. तो पहले वो सेलर के पास जाएगा, उससे बात करेगा, यार देखो मुझे अब ये चीज की जरूरत नहीं है, या मेरा लगता है कि मुझे ये चीज नहीं लेनी चाहिए, ये प्लीज वापस ले लो. अगर वो मान जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है. देयरफॉर दिस mutual agreement between buyer and seller to rescind the contract is called ikala. In one of the narrations, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stated, he who does the ikala, rescinding of the contract, with a Muslim who is not happy with his transaction, Allah will forgive his sins on the day of judgment. कि अगर एक मुस्लिम है जिसकी जो एक ट्रांजैक्शन करके कह रहे हैं ओहो ये तो मैंने गलत कर ली, और से वो वापस ले लेता है एक बंदा, तो फिर वो अल्लाह विल फॉरगिव हिज सिंस ऑन द डे ऑफ जजमेंट. However, it may be noted that the price of goods being returned under Ikala will remain unchanged. तो जितना माल दिया गया था वो वापस लिया जाएगा, और उतने ही पैसे वापस किए जाएंगे जितने उससे लिए गए थे, वो चेंज नहीं हो सकते. अगेन एक हदीस कुदसी है, Allah subhanahu wa ta'ala has declared that he will become a partner in a business between two mushriks until they indulge in cheating or breach of the trust, that is khayana. In another hadith Qudsi, it is stated, Allah's hand is with both the partners unless any one of them indulges in cheating, and when any one of them indulges in cheating, then Allah takes back his hand from both the partners. So that's it for today. जो बाकी का कंटेंट है नेक्स्ट चैप्टर से फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम.